डिस्कशन कर रहे थे कॉची लीनियर। कॉची लीनियर का जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो जनरल सॉल्यूशन समझ आया सभी को? यानी कि अगर जनरल सॉल्यूशन का फाइंड आउट करोगे, देखो बाद में कर लेना बात, थोड़ी देर बाद में छुट्टी नहीं करने का। जब बोल दोगे जैसे 6:15 बज जाएंगे या 6 बज जाएंगे, तुम तुरंत छुट्टी छुट्टी कहना शुरू कर दोगे। जब तक काम पूरा नहीं होगा जब तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक जितना फर्स्ट बैच में करवा के आया हूं इतना तुम्हारे बैच में नहीं करवा दूंगा, तब तक छुट्टी का तो नाम ही नहीं लेना, ठीक है। और किसी को अगर छुट्टी करने का मन करता तो जा सकता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी चले जाओ। चलो लिखो सॉल्यूशन ऑफ या फिर इंटीग्रल सरफेस, लिखो इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व। इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं? सबसे लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना कॉची प्रॉब्लम, लास्ट वाला जो पॉइंट लिखवाया था उसमें दो केस लिखवाए थे, एक तो कॉची लीनियर के लिए और एक नॉन लीनियर के लिए। तो हम उसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखो लेट एफ यू कोमा वी be a general solution of the form equation 1 PP plus QQ equal to R. Let C be a curve बी ए कर्व, ब्रैकेट में लिखो गिवन हुज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज x इक्वल टू x ऑफ t, y इक्वल टू y ऑफ t और z इक्वल टू z ऑफ t। Equation 2, equation 1, equation 2. We have to find integral surface which passes through the curve C. जो हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की गिवन है उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, और वो इस पैरामीट्रिक जो हमें पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कर्व की, उसको पास करने के बाद जो इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करते हैं उसके कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके 4 स्टेप है। 4 स्टेप के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे। फर्स्ट स्टेप लिखो फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u x y z इक्वल टू C1 और V x y z इक्वल टू C2। U x y z इक्वल टू C1, V x y z इक्वल टू C2। इक्वेशन 3। सेकेंड पॉइंट, गिवन कर्व इन equation 2 will satisfy the equation 3.
इक्वेशन 3। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसे मैं लिख सकता हूं u x ऑफ टी y ऑफ टी z ऑफ टी इक्वल टू C1 इक्वेशन 4 और v x ऑफ टी y ऑफ टी z ऑफ टी इक्वल टू C2 इक्वेशन 5। x ऑफ टी y ऑफ टी z ऑफ टी इक्वल टू C1 v x ऑफ टी y ऑफ टी, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप, अब ये बताओ जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 5 है, जब मैं पैरामेट्रिक कर्व से पास करेगा ये सॉल्यूशन तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? यहां पर टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी टी में एक रिलेशन मिलेगा, तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। वी गेट एक न्यू फंक्शन g C1, C2 इक्वल टू 0। एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो जब हम इक्वेशन 4 एंड 5 से t एलिमिनेट करोगे तो एक रिलेशन मिलेगा किसमें? C1 और C2 में। अब C1 और C2 में एक रिलेशन मिलेगा तो यहां पे स्टेप 4 लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर मैं थर्ड इक्वेशन से पुट करता हूं तो यहां से एक न्यू इक्वेशन मिलेगी फाइ f, या फाइ लिख देता हूं, फाइ u, v इक्वल टू 0। इससे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये नोट किया। अब एक क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखता हूं, फिर पूरा क्वेश्चन की हेल्प से, इसे रफ नहीं करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस find the integral surface of the Cauchy linear partial differential equation x y square plus z into p minus y x square plus z into q इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन x प्लस y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन x प्लस y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। सबसे पहले अगर मैं इस मेथड की बात करता हूं तो हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहां पे जो फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन 1 है p प्लस q इक्वल टू r, ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या नहीं? ठीक है, अब इसकी जगह ये गिवन, ठीक है। उसके बाद मुझे कर्व गिवन है x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, z इक्वल टू जेड ऑफ टी। अगर जो ये कर्व गिवन है इसे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो।
अगर मैं x को t मान लूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -t और z की वैल्यू 1। तो जो पैरामेट्रिक कर्व मिलेगा उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं t -t और 1, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास कि फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u(x,y,z) इक्वल टू c1 और v(x,y,z) इक्वल टू c2। यहां तक तो कल हमने सॉल्व किया था, यहां तक तो सॉल्व कर लिया ना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u और v तो फाइंड आउट कर सकते हो, बस यही फाइंड आउट करो। यहां तक तो रब कर दो ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, dx अपॉन x y स्क्वायर प्लस z इक्वल टू dy अपॉन माइनस y x स्क्वायर प्लस z इक्वल टू dz अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू z। तो फर्स्ट स्टेप कि कॉची लीनियर इक्वेशन थी, लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास है। लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 4 टाइप की केसेस जनरेट हो सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है कि कोई भी 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस कंसीडर करो। अगर मैं ये दोनों फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो टर्म्स जो वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन आएगी वो सेपरेट होगी, टर्म्स सेपरेट होंगी एक्स और वाई की। यहां पे सेकंड और थर्ड में तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो हम सोच ही नहीं सकते, फर्स्ट टाइप से तो रिलेट नहीं कर सकते, सेकंड से भी रिलेट नहीं कर सकते, थर्ड से रिलेट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz से मल्टीप्लीकेशन करूं तो डिनोमिनेटर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या मिली 0। तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो अगर इस फ्रैक्शन को किसी के भी साथ कंसीडर करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, लॉग डायरेक्ट लिख दो एक्स वाई या फिर लॉग एक्स 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। यहां से सॉल्यूशन मिलेगा लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ z इक्वल टू लॉग ऑफ c2। तो लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग c2, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन u आ c1। ठीक है c1, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x, सेकंड में y और थर्ड में -1 की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, x dx प्लस y dy माइनस 1 इंटू dz। तो डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0। अगर यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इक्वल टू c2। तो यहां से मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू c2। और ये मेरे पास क्या सॉल्यूशन मिला v। तो मैंने फर्स्ट स्टेप जो इक्वेशन 3 है मैंने ये फाइंड आउट की इक्वेशन 3। जो मैं इन दोनों इक्वेशन को बोल रहा हूं इसको क्या बोलना, इक्वेशन 3। अब सेकंड स्टेप क्या है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गए मेरे पास। सेकंड स्टेप, गिवन कर्व इन इक्वेशन 2, गिवन कर्व इन इक्वेशन 2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 3। कर्व क्या गिवन है मेरे पास, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू माइनस टी और z इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू c1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू c1 और यहां से मिलेगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू c2। तो 2 टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू c2। अब मेरे पास ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और 5 से एलिमिनेट किसे करना, टी को।
और जब एलिमिनेट टी करोगे तो एक रिलेशन किसमें फाइंड आउट कर रहे हो, C1 और C2। अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 एलिमिनेट करता हूं तो यहां से टी की वैल्यू, इस इक्वेशन से टी की वैल्यू t² इक्वल टू -C1। सेकेंड इक्वेशन 5 में पुट कर सकता हूं। अगर 5 में पुट करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, -2C1 -2 इक्वल टू C2। तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा 2, सही तो है, प्लस C2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट G C1 एंड C2 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन मिला C1 एंड C2। तो अब इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ C1, कहां हो रहा, हाँ तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कांस्टेंट है, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो ऑप्शन की फॉर्म पे डिपेंड करेगा। कांस्टेंट तो कैसे भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन वैलिड हो तो सही भी बात है। ठीक है, चलो छोड़ो। तो 2C1 प्लस C2 इक्वल टू 2 -2। तो यहां से जो इक्वेशन मेरे पास कौन से, इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन की हेल्प से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। C1 की वैल्यू क्या गिवन है, XYZ, और C2 की वैल्यू क्या गिवन है, x² प्लस y² माइनस 2z। तो यहां पे अगर पुट करता हूं तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, 2C1 की वैल्यू XYZ माइनस प्लस, और C2 की वैल्यू x² प्लस y² माइनस 2z इक्वल टू -2। तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा x² प्लस y² और यहां से प्लस 2xyz माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 इक्वल टू 0। ये मेथड समझ आया या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या, हाँ, अभी जब हम इंटीग्रल कर्व फाइंड आउट करेंगे तो इस कर्व से पास होने वाला जो भी कर्व होगा वो यूनिक हो, कुछ भी कर लो। बाद में अभी सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें कन्वर्ट कर लेता हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। C1 और C2 की वैल्यू चेंज होगी तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी भी जो मैं आपसे पहले पूछी थी, कर्व इक्वेशन को, ये कर्व इक्वेशन को क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है जिससे इस कर्व से पास हो, सॉल्यूशन जो हो वो इन कर्व से पास होगा, तब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब बताओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड, इसमें एक नोट लिखो, नोट समटाइम्स we write a solution in terms of u equal to phi of v और v equal to phi of u। कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, u equal to phi of v और v equal to phi of u, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो लिखो देन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 6 मान लेता हूं, इसे 5 तक थे ना वहां पे, तो इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, 6। देन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 6 वी एलिमिनेट the arbitrary function phi।
लिखो the integral surface of y del z upon del x plus x del z upon del y equal to x square plus y square. इंटीग्रल सरफेस y del z upon del x plus x del z upon del y equal to x square plus y square passing through the curve x equal to 1 minus t, y equal to 1 plus t और z equal to 1 plus t square. x equal to 1 minus t, y equal to 1 plus t, z equal to 1 plus t square. फर्स्ट ऑप्शन लिखो z equal to xy plus 1 by 2 x square minus y square whole square. सेकेंड ऑप्शन z equal to xy plus 1 by 4 x square y square whole square. और थर्ड ऑप्शन z equal to xy plus 1 by 8 x square y square whole square. और फोर्थ ऑप्शन z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 by 16 1 by 8, थर्ड में 1 by 8 और फोर्थ में 1 by 16. अब देखो पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं. जो हमारा फर्स्ट मेथड है जिससे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसी मेथड से सॉल्व करो क्वेश्चन. अगर उस मेथड से सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, dx अपॉन y और dy अपॉन x और dz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1. फर्स्ट सॉल्यूशन u आ गया. अब सेकंड सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना कि u. अब सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की मल्टीप्लिकेशन करूं, सेकंड इक्वेशन में x की मल्टीप्लिकेशन करता हूं और लास्ट में माइनस dz तो अपॉन में क्या आएगा 0. तो यहां से इसे लिख सकते हो y dy प्लस x dx माइनस dz इक्वल टू 0. y dx प्लस x dy माइनस dz इक्वल टू 0. अब ये क्या लिखा हुआ, टोटल डेरिवेटिव ऑफ yz या xy, dxy माइनस dz इक्वल टू 0. इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, xy माइनस z इक्वल टू c2. अब फर्स्ट रिलेशन है मेरे पास u इक्वल टू, जो सॉल्यूशन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 और एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू C2. तो यहां से इस जो भी इक्वेशन है, जो ये पैरामेट्रिक कर्व गिवन है, इनकी हेल्प से C1 और C2 में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. अगर मैं इनकी हेल्प से रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं तो यहां से पुट करता हूं x की वैल्यू 1 माइनस टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू टी इक्वल टू C1. 1 से 1 कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4t इक्वल टू C1, माइनस 4t इक्वल टू C1. सेकेंड अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो यहां से वैल्यू मिलेगी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू C2. 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू C2, माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू C2. अब ये दो इक्वेशन आई, यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं t को. अगर t को एलिमिनेट करोगे तो t की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, C1 माइनस C1 बाई 4. इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस 2 C1 स्क्वायर बाई 16
अगर 2 से ये कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 8, तो यहां से एक रिलेशन मिला -c1² / 8 इक्वल टू C2, -c1² / 8 इक्वल टू C2। अब जो C1 और C2 की वैल्यू है पुट कर सकते हो। अगर यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, C2 की वैल्यू क्या है x y - z इक्वल टू -1/8 और x² - y² का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू xy प्लस 1/8 x² - y² होल स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, थर्ड। रैप कर दूं, समझ आ गया नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो अब इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरली जब तुम सॉल्व करोगे तो जो हमने ये मेथड अप्लाई किया इसे सबसे रेयर केस में अप्लाई करोगे, ठीक है, इसे जनरली अप्लाई नहीं करोगे। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। यहां पे सेकंड मेथड क्या लिखा हुआ, u इक्वल टू फाई ऑफ v और v इक्वल टू फाई ऑफ u। तो यहां पे सॉल्यूशन तो ये लिखे हुए ना, u इक्वल टू दिस और v इक्वल टू दिस। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं तो यहां से आएगा सॉल्यूशन xy - z इक्वल टू फाई x² - y²। अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करता हूं यहां पे, तो यहां पे सॉल्यूशन ये लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं, और x² - y² इक्वल टू फाई xy - z, किसी को भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। xy - z इक्वल टू फाई x² - y²। तो आर्बिट्रेरी हमें किसकी इक्वेशन 2 की हेल्प से क्या करना, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करना। जो ये फंक्शन है फाई, इस फंक्शन को क्या करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो यहां से अगर पुट कर सकते हो, पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, 1 - t² - 1 - t² इक्वल टू फाई। यहां पे क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई थी, -40, यही तो वैल्यू आई थी। 1 से 1 कैंसिल, और यहां पे क्या मिलेगा, -2t² इक्वल टू फाई -40। हमेशा लिख सकते हो, लेकिन एस फॉर्म में भी लिख सकते हो और उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। लिखते हो या नहीं लिखते, सॉल्यूशन तो ये तीनों कैटेगरी थी ना, एफ यू कोमा वी, यू इक्वल टू एफ ऑफ वी। किसी से भी सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर ही मिलेगी। तो यहां से देखो एक रिलेशन मिला फाई -40 इक्वल टू -2t²। अगर मैं यहां से लेट करता हूं, लेट -4t इक्वल टू एक न्यू वेरिएबल w, एक न्यू वेरिएबल w, तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल टू क्या आएगा, -w/4। तो फाई w इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 इंटू w²/16, यानी कि -w²/8, -w²/8। तो फाई w की वैल्यू मिली मुझे -w²/8। अब हमें वैल्यू किसकी, आर्बिट्रेरी फंक्शन यही तो एलिमिनेट करनी है। अगर मैं w को रिप्लेस कर दूं x² - y² से, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -x² - y² का होल स्क्वायर/8। तो इस फंक्शन की हेल्प से इस फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, xy - z इक्वल टू, यानी कि फाई x² - y² इक्वल टू -x² - y² का होल स्क्वायर अपॉन 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/8 x² - y² का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू xy प्लस 1/8 x² - y² होल स्क्वायर। तो जो हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे उससे कुछ कैलकुलेशन रिड्यूस होगी,
कैलकुलेशन रिड्यूस हुई या नहीं हुई? तो जनरली जब भी तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे पहले फर्स्ट प्रीफरेंस इसकी रखोगे, बाद में उसकी सॉल्व करोगे। अगर यहां से तुम्हें एक रिलेशन नहीं मिल पाता ना, जो हम फाइव W इक्वल टू एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें, यहां से नहीं मिल पाता तो फिर तुम उस मेथड से सॉल्व करोगे जो हमारा पहला वाला मेथड है कि एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसमें, C1 और C2 में। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो जनरली ऐसे कुछ पूछे जाएंगे। टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। हाँ, हमेशा मिलता है। फर्स्ट प्रीफरेंस इसकी रखे दो, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो गेट का क्वेश्चन था, रब कर दो ये। तो चेंज कर लो, यहां से कोई और रिलेशन मिल जाएगा, यहां से कोई डिफरेंट रिलेशन मिल जाएगा, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, ये रब कर दूं। चलो एक चीज और देखो, गेट का क्वेश्चन था तो कोई ना कोई टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछते हो, इतने भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। अभी तो एक्चुअली में है क्या कि प्रॉपर एक मेथड सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मेथड ही तो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन पे आओ, अब ऑप्शन से रिलेट करते कि ऑप्शन में एक सिमेट्रिक गिवन है। यहां पर देखो जेड जेड जेड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चार ऑप्शन में सिमेट्रिक है, लेकिन चेंज क्या हो रहा, इस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज हो रहे। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन लेट कर लूं, जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप का कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मुझे तो एक अननोन फाइंड आउट करना, क्या ए, यही तो फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। अगर मैं ए फाइंड आउट कर लेता हूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कब मिला होगा, जब ये जो इंटीग्रल कर्व गिवन थे, सॉरी कर्व गिवन थे, इनसे पास हो रहा होगा, तो मैं इन्हें पुट कर सकता हूं। अगर मैं इन्हें पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, -4 टी का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, 2 टी स्क्वायर इक्वल टू ए 16 टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या मिल गया, 1/8। तो आंसर क्या आ गया, जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, अगर ये कांस्टेंट फाइंड आउट कर लें तो हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अब कांस्टेंट ही चेंज हो रहा, अगर ये सॉल्यूशन होगा, जो भी ये सॉल्यूशन मिला है, ये जो सरफेस है वो इंटीग्रल कर्व से पास हो रहा होगा। सो ये कर्व गिवन है, अगर ये कर्व इनसे पास हो रहा होगा तो इन्हें पुट सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, ए वैल्यू मिल जाएगी। फिर नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अगर सिमेट्रिक नहीं है चार ऑप्शन में, चार ऑप्शन में सिमेट्रिक नहीं, तो पहले बोला हूं कि सिमेट्रिक है चारों ऑप्शन में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लेट यू एक्स कोमा वाई, let u x comma y be the solution of x ux plus uy equal to 1, x ux plus uy equal to 1, where u x comma 0 equal to 2 log x, x greater than 1, 2 log x, sorry, u x comma 0 equal to 2 log x, x greater than 1. Then u e comma 1, first option 1,
सेकंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक चीज और, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूछना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया, सभी लोगों को मना किया है या नहीं किया। सॉल्व नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे देता हूं। अगर तुम पूछ रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। टाइम में तुम्हें 2 मिनट इसलिए देता हूं ताकि तुम लोग ट्राई करो। एक क्वेश्चन नया ही फ्रेम होगा एग्जाम में, जब भी पूछा जाएगा कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं होगा और होगा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन से। तुम्हें 2 क्वेश्चन समझ आए थे या नहीं आए थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में यहां पर सिर्फ इतना चेंज किया, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें u x, y का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। और एक्स वाई के सॉल्यूशन में हमें क्या पुट करना, e, 1। जहां पर x है वहां पर e पुट कर दो, जहां पे y है वहां पर 1 पुट कर दो, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, dx, लैग्रांज इक्वेशन क्या आएगी, dx अपॉन x, dy अपॉन 1 और dz अपॉन। देखो जब भी क्वेश्चन हम du गिवन है, वैसे तो मुझे यहाँ पे du ही लिखना चाहिए, लेकिन मैं du नहीं लिखूंगा। जिस नोटेशन में हमने क्वेश्चन पढ़ रखा उसी नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। उसी नोटेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ गया, dz इक्वल टू दिस। इंटीग्रल सरफेस क्या गिवन है, अगर मैं कर्व की बात कर रहा हूं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में अगर इसको लिखोगे तो x को x लिख लेता हूं, y को 0 लिख लेता हूं और z को 2 log x। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं लास्ट 2 फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, y माइनस जेड इक्वल टू C1। अगर लास्ट 2 फ्रैक्शन कंसीडर करोगे y माइनस जेड इक्वल टू C1। अगर फर्स्ट 2 फ्रैक्शन कंसीडर करते हो तो यहां से क्या मिलेगा, log ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू C2। तो यहां से सॉल्यूशन, जो सेकंड एक नोट लिखवाया तो वहां से लिख सकते हो कि v इक्वल टू u इक्वल टू फाई ऑफ v, लिख सकते हो या नहीं। तो यहां से अगर सॉल्यूशन लिखता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, y माइनस जेड इक्वल टू फाइव लॉग x माइनस वाई, y माइनस जेड इक्वल टू फाइव लॉग x माइनस वाई, ये सॉल्यूशन आएगा। अब यहां से बताओ मुझे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर्व की क्या गिवन है, x को x, y को 0 और z को किससे रिप्लेस करोगे, 2 log x से। तो y की वैल्यू 0 माइनस 2 log x,
माइनस 2 log x इक्वल टू 5 log x माइनस 0। तो यहां पे log x ही रख सकता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा 5 log x इक्वल टू माइनस 2 log x, माइनस 2 log x। log x को रिप्लेस कर देता हूं log ऑफ x इक्वल टू t। तो फाई ऑफ t इक्वल टू माइनस 2t। अब फाई ऑफ t की वैल्यू क्या मिली 2t। तो यहां से मैं y माइनस जेड इक्वल टू 5 log x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2 log ऑफ x माइनस वाई, ये वैल्यू मिलेगी या नहीं। यहां पे पुट कर दो ना 5 log x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और यहां से वैल्यू क्या मिलेगी log x माइनस वाई, log x माइनस वाई। तो y माइनस जेड इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा माइनस 2, या फिर ऐसे लिख देता हूं z इक्वल टू 2 log x। अगर इस टर्म को शिफ्ट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा माइनस वाई। यही तो सॉल्यूशन आएगा या नहीं। अब z इक्वल टू क्या मिला z एक्स वाई इक्वल टू सॉल्यूशन आ गया मेरे पास 2 log x माइनस वाई। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है e, 1 2 log e बेस e माइनस 1 और e बेस e की वैल्यू क्या होती है 1। तो इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। क्वेश्चन तो यहां तक तो सेम ही है ना जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर यहां तक की कैलकुलेशन देखते हैं तो पहले जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां तक तो सेम ही है। कौन सी वाली, यहां से अगर मैं एक भी लाइन यहां से लिख सकते हो y इक्वल जेड इक्वल टू जेड 2 log x, यहां से प्लस y और यहां पे माइनस 2y। तो z इक्वल टू 2 log x माइनस y। किसको बोलो। तो ये तो यहां पुट कर चुके ना। क्या तो ux को zx मान लो। यहां पे क्वेश्चन इतना ही तो चेंज होगा zx zy zx, क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन किस में कर रहा हूं zx में। तो ux को zx लिख लो या ux लिख लो। नहीं कर सकते, फिर कर सकते हो तो फिर रिलेशन फाइंड आउट करोगे ना। रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन तो फिर भी फाइंड आउट करोगे ना। ये देखो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। देखो मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर तुम्हारे यहां तक डाउट है तो मान लेना कि 100% एक क्वेश्चन आएगा यहां से। अगर एक क्वेश्चन छूट जाएगा अगर तुम्हें यहां तक डाउट है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन से रिलेट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन किया, देखो ये डिस्कशन क्लास के बाद आप मतलब मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं। ठीक है, ठीक है, कुछ बातें मैं इग्नोर कर भी देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो कि क्या नाम है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, तुम आपस में बोलोगे अगर सारे लोग इतना ही डिस्कशन करें तो क्या क्या होगा क्लास का। आप बताओ कि खुद सोचो। देखो तुम में और जम वाले बच्चों में इतना डिफरेंस है। वहां अगर मैं उन्हें एक बार बोल देता हूं ना, कुछ भी बोल दूं, तो वो 2 घंटे ऐसे के ऐसे ही बैठे रहेंगे। मतलब वो मेरे बोलने का वेट करते हैं। तुम्हारी क्लास में मैं कभी कोई स्टेटमेंट यूज ही नहीं करता। वहां मैं उन्हें ऑफर देता हूं कि जो भी स्टूडेंट सिंगल डिजिट रैंक लाएगा, जो भी स्टूडेंट सिंगल डिजिट रैंक लाएगा उसको 50,000 कैश प्राइज दूंगा। ठीक है, वहां मेरे तुम्हें ये डिफरेंस है। ठीक है, वहां का भी आना मेरी क्लास में, पता लग जाएगा। ठीक है, क्या यहीं पढ़ लो, चलो ठीक है। वहां की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी नेट के बारे में सोचो, 4 महीने की बात है। 2 साल क्यों पीछे जा रहे हो। हाँ 3 साल पीछे। ठीक है, अब यहां पे देखो
हम किस टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आया मेरे पास सॉल्यूशन। मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड आउट किया z इक्वल टू सम कोई फंक्शन, कोई भी सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, एक्स वाई समथिंग प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर, इस टाइप का। सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन तो पूछा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में वो ऐसा कुछ रिलेट कर रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां पे एक्स और वाई की पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो यहां से आगे बढ़ते हैं तो ऐसा भी तो कुछ क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं, जैसे ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम क्वेश्चन रिलेट करते हो। जैसे सॉल्यूशन आया वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू समथिंग, कुछ फंक्शन लिख देते हैं और वहां पे क्वेश्चन कैसे रिलेट होते हैं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव, वाई एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव, एक्स टेंड्स टू जीरो। तो वाई एक्स टेंड्स टू जीरो, वाई एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव और वाई एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव। तो यहां पे अगर कोई ऐसी फंक्शन में सॉल्यूशन आ जाए, जैसे सपोज करूं, मान लेता हूं जेड एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स टाइप का सॉल्यूशन लिख दे, सपोज करूं मैं, या एक्स टेंड्स टू माइनस वाई टाइप का सॉल्यूशन लिख दे। ठीक है, अगर मैं तुमसे ऐसे पूछता हूं और पूछता हूं वाई टेंड्स टू इन्फिनिटिव, y टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो, और ये सॉल्यूशन क्या बचेगा, x बचेगा। x पे तो अभी कोई कंडीशन नहीं है, तो z x को वाई इक्वल टू क्या मिला, x मिला या नहीं मिला, x मिला। और अगर x पे कंडीशन रिलेट कर दूं a कोमा b कि x बिलोंग्स टू a कोमा b, और a b कोई कांस्टेंट है, जैसे 1,2, 2,3, तो ये सॉल्यूशन बाउंडेड होगा नहीं होगा। तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा कैसे क्वेश्चन से रिलेट हो सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इतनी तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना, अब जो लास्ट ईयर के 2-3 पेपर हैं उनमें क्वेश्चंस को ऐसे ही रिलेट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे रिलेट किया, जैसे यहां पे रिलेट कर रहा हूं कि y टेंड्स टू इन्फिनिटिव, सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉल्यूशन कन्वर्ट होने के बाद में y टेंड्स टू इन्फिनिटिव x पे कंडीशन होगी। जनरली जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन ऐसा भी होगा z इज बाउंडेड सॉल्यूशन और z इज यूनिक सॉल्यूशन। तो हम टिक क्या करेंगे, z इज यूनिक सॉल्यूशन। हमसे जो कॉमन मिस्टेक होती है वो यही होती है कि z इज यूनिक सॉल्यूशन या बाउंडेड सॉल्यूशन, उनमें कंफ्यूज होंगे। जो थर्ड ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा उसे रीड ही नहीं करेंगे और डायरेक्ट टिक कर देंगे, जैसे जेड एक्स इक्वल टू एक्स टाइप का सॉल्यूशन मिला, क्योंकि यहां से तो हम बोल ही नहीं सकते ना। अभी तक मैंने एक बार भी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का डिस्कशन किया नहीं किया ना, तो अभी तो मैंने कुछ भी रिलेट नहीं किया। इसीलिए रिलेट नहीं किया कि कब यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, कब नो सॉल्यूशन बोलेंगे और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो उसका डिस्कशन अभी बाद में क्वेश्चन से भी रिलेट करूं। ठीक है, अभी तो पहले सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लो। पहले मेरे पास कॉची लीनियर पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई, उसके मैंने 4 केसेस डिफाइन किए। 4 केसेस को रिलेट किया किससे, इंटीग्रल सरफेस से। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया तो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, लिखो। द इंटीग्रल सरफेस the integral surface satisfying the partial differential equation del z upon del x plus z square del z upon del y equal to 0, del z upon del x plus z square del z upon del y equal to 0 and passing through the straight line x equal to 1 y equal to z is first option x minus 1 z plus z square equal to y square, second option y minus z x plus x square equal to 1, और थर्ड ऑप्शन x square प्लस y square माइनस z square इक्वल टू 1, और फोर्थ ऑप्शन
x माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू वाई। फोर्थ आंसर सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन मिले या नहीं मिले इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन मिला, एक सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू C1 और सेकंड सॉल्यूशन आएगा x जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू C2। यही सॉल्यूशन है। तो मैं इसका सॉल्यूशन एस कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, x जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू फाई ऑफ जेड, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू फाई ऑफ जेड। अगर फाई ऑफ जेड की फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो यहाँ पे कर्व क्या गिवन है? कर्व गिवन है x इक्वल टू 1, क्या बोल रहे हो, कौन सा सॉल्यूशन? ये अगर मैं z को C1 से रिप्लेस कर दूं, फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करता हूं जो सेकंड टाइप है, तो उससे C1 से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x C1 स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे x इंटू C1 स्क्वायर और y का इंटीग्रेशन करोगे तो y इक्वल टू C2 इंप्लाइज x जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू C2। ठीक है, अब यहां से देखो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू जेड, तो हमें क्या मिलेगा x, अगर पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू वाई और सॉरी z इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा y, यही तो मिलेगा। तो यहां से इसे पुट करोगे तो x की वैल्यू 1, तो y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू फाई ऑफ y, तो फाई ऑफ y इक्वल टू क्या मिला y स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो यहां से देखो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा x जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड। अगर यहां से फाइव जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हो इस सॉल्यूशन का यूज करके, तो फाइव जेड की वैल्यू क्या मिलेगी जेड स्क्वायर माइनस जेड ही मिलेगी। यहां से जेड स्क्वायर की टर्म शिफ्ट कर लो तो x माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू वाई, एक्स माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू वाई।
ये सॉल्यूशन है क्या नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आया नहीं है? अब देखो तुम्हें कितना ही भी पढ़ा लिया जाए, लेकिन तुम वही काम करोगे जो तुम्हें बताया जाता, या फिर जो भी जिस वे से तुम चल रहे हो ना, उस वे से ही चलते रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला एक क्वेश्चन कराया, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें तुम्हें मैंने कुछ ऑप्शन से रिलेट कराया था, नहीं करा? तो अगर तुम ये सॉल्यूशन होगा, जो ये जितने भी सॉल्यूशन हैं, ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? तो ऑप्शन सबसे पहले क्या करो, ऑप्शन डिस्कार्ड करके चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते? ऑप्शन डिस्कार्ड करो। अगर ऑप्शन डिस्कार्ड करते हो, फर्स्ट ऑप्शन में पुट करो। इतनी कैलकुलेशन, सपोज करो ऐसा हो सकता है कि तुमने अगर ऐसा चेंज कर दिया ना, यहां पर मैं पहले ये नोट किया या नहीं किया? तो ये बताओ, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं z इक्वल टू 5 और यहां पे क्या आएगा x z² माइनस वाई, अगर ये इंटरचेंज कर दूं ना, तो यहां पे जब कंडीशन पुट करोगे तो यहां से मिलेगा y इक्वल टू 5 y² माइनस वाई। तो क्या एग्जाम में बैठ के इस फंक्शन को एलिमिनेट कर पाओगे? अगर मैं इन्हें ही चेंज कर दूं तो क्या तुम इतना सोच पाओगे वहां पे बैठ के? तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन फंस जाएगी या नहीं? प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। तो फिर देखो ना कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो सबसे पहले ऑप्शन, मतलब जो प्रॉपर मेथड है ना एग्जाम में, उससे सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले क्या चेक करो कि जो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशन की हेल्प से ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करो। ऑप्शन डिस्कार्ड करोगे तो यहां पे देखो x इक्वल टू 1 पुट कर दो। फर्स्ट ऑप्शन में x इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा z² इक्वल टू y² इंप्लाई z इक्वल टू प्लस माइनस वाई। और मेरे पास कर्व क्या गिवन है? y इक्वल z इक्वल टू वाई। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन में पुट करता हूं, सॉरी थर्ड ऑप्शन में पुट करता हूं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो 1 से 1 कैंसिल। यहां पे भी तो यही कंडीशन आएगी, z इक्वल टू प्लस माइनस वाई। थर्ड क्वेश्चन में तो यही प्रॉब्लम आएगी, z इक्वल टू प्लस माइनस वाई। और यहां पे देखो, अगर यहां पे पुट करते हो z इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस 1। अगर मैं z इक्वल टू वाई पुट कर देता हूं तो यहां पे क्या मिलेगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तीन ऑप्शन तो 100% श्योरिटी से डिस्कार्ड हो गए या नहीं हो गए? तो ऑप्शन, अगर तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर पा रहे हो तो फोर्थ तो आंसर होगा ही होगा। तो इसे चेक कर लो, x इक्वल टू 1 कर दो तो z इक्वल टू वाई, और y इक्वल टू z इक्वल टू वाई पुट कर दो तो x इक्वल टू 1। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? यानी कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन को तुम रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन तभी रिड्यूस कर सकते हो जब तुम खुद सोच सको। ये सारे की सारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच एग्जाम में बैठ के तुम्हें खुद सोचनी होंगी कि ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करें। यही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखो पहले सॉल्यूशन दे रहा हूं क्वेश्चन का, एक प्रॉपर मेथड, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूं कि कैसे ऑब्जेक्टिव करोगे। एग्जाम में पहले ऑब्जेक्टिव करके कैलकुलेशन मतलब रिड्यूस करोगे, ऑप्शन डिस्कार्ड करोगे, और फिर चेक करोगे कि वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। समझ आया नहीं है? अब सेकंड कंसेप्ट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सेमी लीनियर इक्वेशन। लिखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सेमी लीनियर इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सेमी लीनियर इक्वेशन, अगर तुमसे सेमी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछते हैं, अगर तुमसे सेमी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछेंगे तो किसकी हेल्प से सॉल्व करोगे? लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि सेमी लीनियर इंप्लाइज किसको करती है? कॉची लीनियर को। तो ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा लैग्रांज मेथड से। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर गिवन बाय, किसकी हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलते हैं हमें? dx अपॉन पी एक्स कोमा वाई इक्वल टू dy अपॉन क्यू एक्स कोमा वाई। तो मैं इसे लिख सकता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू पी एक्स कोमा वाई। तो इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कर्व ही तो मिलेगा, और वो भी किस प्लेन में मिलेगा? XY प्लेन में। XY प्लेन में, क्योंकि अब ये वेरिएबल किस में है? X में और Y में, दो ही तो वेरिएबल में है। क्वेश्चन लिखो, डांटते क्यों?
अभी वैसे तो जो कॉची लीनियर इक्वेशन के फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन, वहां पे लिखवाया था ना कि जब इंटीग्रल लैग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई करी थी, इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करते हैं, तो इंटीग्रल सरफेस तो एफ एस यू कोमा वी इक्वल टू 0, और जो यू और वी होते हैं ना वो भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, वो कॉची लीनियर के लिए होते हैं। और ये हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सेमी लीनियर के लिए। यहां पे फंक्शन ऑफ dy इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। यहां पे लिखो दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व 2y ux प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर 2y ux प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू uy इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू 0 0 इज फर्स्ट ऑप्शन y स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x प्लस 1, सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x माइनस x प्लस 1, और थर्ड ऑप्शन y स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x माइनस x माइनस 1, और फोर्थ ऑप्शन y स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x प्लस x माइनस 1। थर्ड होगा कैसे, फोर्थ भी पास कर रहा, तो ठीक है। ये तो तुम्हें समझ आ गया कि तुम सोच सकते हो एग्जाम में कि अगर 0 0 से पास हो रहा था, इतना सा समझ आ गया कि 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, कि ऑप्शन होगा या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। गैस कर लो, फिर हेड टेल कर लो एग्जाम में बैठ के, 50% प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में आएगी। सही हो गया तो 4.75 मार्क्स या 3 मार्क्स, और गलत हो गया तो 0.75 मार्क्स। मान के चलो ना 4.75 में मार्क्स में आएगा। अब सॉल्व कर, अब तुम्हें प्रॉब्लम कहां पाएगी उसका डिस्कशन करते हैं। देखो पहले प्रॉपर तुमने ऑप्शन सही डिस्कार्ड किए, 2 ऑप्शन डिस्कार्ड किए, आंसर ए हो सकता है या बी हो सकता है, सॉरी थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, सी या डी, ठीक है। अब पहले प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं कि किस मेथड से सॉल्व करोगे। लिखो, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात हो रही है तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, dx अपॉन 2y इक्वल टू dy अपॉन 2x प्लस वाई स्क्वायर, 2x प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करोगे या नहीं। अब यहां से ये बताओ कि जब इसे सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां से आगे तो इसका सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर सकते हो, तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर कुलवंत सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो सॉल्व करो, सॉल्यूशन निकालो। बहुत सारे मेथड हैं, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, लिख दिया मैंने 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 2y dy। एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर माइन क्या हो गया, करके देख लो। हाँ, बर्नौली की हेल्प से भी कर सकते हो, हाँ बर्नौली की हेल्प से भी कर सकते हो, एग्जैक्ट की हेल्प से भी कर सकते हो, और वेरिएबल वाई स्क्वायर को रिड्यूस करके भी कर सकते हो, किसी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से भी कर सकते हो।
सॉल्व हो गया? नहीं हुआ ना? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो रही। चलो देखो, अगर मैं इसे एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो यहां से लिख सकता हूं 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अगर my की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, क्योंकि m dx प्लस n, तो my की वैल्यू क्या आएगी 2y और nx की वैल्यू क्या आएगी 0। तो my माइनस nx अपॉन n, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 2y अपॉन माइनस 2y इक्वल टू -1। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? मुझे तो ये भी याद नहीं कि ऑर्डिनरी, मुझे तो ऐसा लगता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के चक्कर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भूल गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, अगर इंटीग्रेटिंग e की पावर माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2y e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा इसका फर्स्ट का इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, सॉरी e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स माइनस इंटू 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इसका सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस इंटू डी एक्स प्लस ये 0 हो जाएगा, और फिर किसके इक्वल आ जाएगा? कांस्टेंट। ये चीज तो समझ आ रही है नहीं आ रही? क्यों आएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। किसका? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो इंटीग्रेटिंग फंक्शन का, और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एग्जैक्ट इक्वेशन का इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। चलो देख लो, सॉल्व कर देता हूं, जो कंफ्यूजन है बाद में पूछ ले। कहां पे आएगा? सर यहाँ पे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर माइनस वाई क्या आएगा? e की पावर डिवाइड में n आएगा, सर m लिखा होता है। तुम सारे लोग एक बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा से पढ़ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। डिवाइड में m की वैल्यू सर ये है 2x प्लस वाई n है जो ये फंक्शन होती है एम वाई माइनस एन एक्स, तो ये फंक्शन x होती है, और यहाँ पे एम वाई माइनस सॉरी एन एक्स माइनस एम वाई होता, तो ये फंक्शन किसकी होती है? एफ ऑफ वाई की। ठीक है, तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 2x प्लस वाई स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सी। तो फर्स्ट एज इट इज
2x प्लस वाई होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 आएगा, और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सी। तो यहां से सॉल्यूशन मिला माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू सी। माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, अगर कॉमन लेता हूं तो माइनस e की पावर माइनस एक्स 2x प्लस वाई स्क्वायर 2 भी आएगा, प्लस 2 इक्वल टू सी। तो 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स। अब ये सॉल्यूशन किससे पास हो रहा, 0 0 से। अगर ये 0 0 से पास हो रहा है तो 0 0 और ये क्या जाएगा 1, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी -2। अगर ये सॉल्यूशन 0 0 से पास हो रहा है तो यहां से क्या मिलेगा c इक्वल टू -2। c इक्वल टू -2 पुट करोगे तो यहां से सॉल्यूशन आएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 e की पावर प्लस x, 2 e की पावर x। तो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, e की पावर x माइनस एक्स और -1, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x माइनस एक्स -1। क्या करोगे, कभी किसी भी सम का एक्सपेंशन करके इंटीग्रेशन करते हैं, या सम को पहले एक्सपेंशन का सम फाइंड आउट करके इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मैं e टू पावर x का एक्सपेंशन लिखूं तो पहला वाला टर्म तो 1 बचेगा, उसमें सिर्फ y रहेगा। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक्सपेंशन अप्लाई नहीं करते, एक्सपेंशन को कन्वर्ट करते किसमें, किसी सीरीज के फॉर्म में। ऐसा नहीं करते जैसे वहां पे जो तुम बोल रहे हो ना cos स्क्वायर एक्स को रिलेट कर रहे हो, जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो इसे लिखा होगा cos 2x अपॉन 2। तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, सॉरी जो भी है प्लस, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये भी एक फंक्शन है। और जो बाकी जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, अगर तुम फ्री फ्रॉम एक्स कर रहे हो, e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन खोल रहे हो, तो वहां पर कितनी टर्म्स आ रही है, इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है। तो ऐसे कभी नहीं बोल सकते हो कि यहां पे ये लिख दो 1 प्लस 2 प्लस अप टू डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर कर देता हूं, अपॉन n स्क्वायर कर देता हूं, लिमिट अप्लाई करता हूं। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो एक मेथड तो ये है 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर अप टू डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर। तो अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 0 आएगा नहीं आएगा, 0 आएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी सम फाइंड आउट करना क्या आएगा, n प्लस 1 बाई 2 इंटू n स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो कभी भी तब अप्लाई नहीं करते किसी भी कंसेप्ट को सॉल्व करने से पहले उस जो भी सम या एक्सपेंशन गिवन होता उसका सम फाइंड आउट करते हैं, तब कोई कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, नहीं तो जितनी भी थ्योरी होती है ना वो सारी चेंज हो जाएगी। अब देखो यहां से ये चीज समझ आई, सॉल्यूशन समझ आ गया, सॉल्यूशन समझ आ गया या नहीं। तो यहां से देखो ऑप्शन याद, अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। एक सेकंड अप्रोच क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करोगे, तुमने ये तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड। अब आंसर या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, ऑप्शन या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। यहां पर एक सिमेट्रिक फिर से देखो, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में एक सिमेट्रिक लिखवाई बताई थी, वाई स्क्वायर 2 e की पावर x e की पावर x -1 तो चेंज क्या हो रहा है, x का कोएफिशिएंट ही तो चेंज हो रहा, x का कोएफिशिएंट ही तो चेंज हो रहा है। तो यहां पे लेट कर सकता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x और प्लस ax -1, ये लेट कर सकते हो। अगर तुम ये लेट करते हो यहां से बताओ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये लिख सकते हो। तो यहां से अगर वो मेरा सॉल्यूशन है तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x प्लस ax प्लस -1
माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 e की पावर x प्लस a, ये मिलेगा। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा 2 e की पावर x प्लस a इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या, ये वैल्यू है, तो 2 e की पावर x प्लस ax माइनस 1, ax माइनस 1। अब यहां से बताओ 2 e की पावर x से 2 e की पावर x कैंसिल आउट, अगर इसे कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट लिख दो, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, इसे x की टर्म शिफ्ट कर लो और x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और a प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो उस कैलकुलेशन को कितनी कैलकुलेशन में रिड्यूस कर रहे हो, एकदम मिनिमम कैलकुलेशन में रिड्यूस कर सकते हो। देखो जनरली जो मैं प्रीफरेंस देता हूं, मैं अपनी सेकंड अप्रोच को ज्यादा प्रीफरेंस देता हूं, जो फर्स्ट प्रीफरेंस है वो मेरी कैलकुलेटिव है। और जनरली ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि जैसे यहीं पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तुमसे सॉल्व हो जाए एग्जाम में, वहां पे बैठ के तो तुमसे अगर तुम्हें सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट पढ़ा दिया सर ने या नहीं पढ़ा दिया होगा, तुम्हें वो चारों फॉर्म भी याद नहीं होंगी, जो पर्टिकुलर फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म, सॉरी रिडक्शन, नॉर्मल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और एक होती है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शायद 3 पढ़ाई होंगी सर ने, 3 पढ़ाई है, 1 नहीं पढ़ाई है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो तुम्हें तीनों फॉर्म भी याद नहीं होंगे, वैसे भले ही तुम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हो, तो सिलेक्शन ना होने में तुम्हारी कमी होती है, क्योंकि तुम्हें जो तुम पढ़ रहे हो ना वो भी याद नहीं। सही में देखो, तुम अपने खुद देखो ना कि तुम्हें कितना याद है पिछला पढ़ा हुआ, 2 महीने हो गए पढ़ते हुए, हाँ जितना भी टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बुकलेट नहीं मिली, consider the partial differential equation x del u upon del y minus y del u upon del x equal to u. The characteristic curve for the above equation अभी बोल रहा हूं, above equation in the xy plane, xy plane are first option straight lines x minus xy plane, straight lines with slope 1, second option straight line with slope -1, third option circles with center at the origin, और fourth option circles touching y-axis and centered at x-axis, sorry on x-axis। इसी का सेकंड क्वेश्चन लिखो, इफ ux, y, if ux, y is a solution
टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x डेल u अपॉन डेल y माइनस y डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू u विद u x कोमा 0 इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स, देन u 1 अपॉन रूट टू इज इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन 1 अपॉन रूट टू ई की पावर पाई बाई 4, सेकेंड ऑप्शन पाई बाई 4 ई की पावर पाई अपॉन रूट टू, और थर्ड ऑप्शन 1 अपॉन रूट टू ई की पावर 1 अपॉन रूट टू, और फोर्थ ऑप्शन पाई बाई 4 ई की पावर पाई बाई 4। फर्स्ट नोट किया नहीं किया? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी से सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नहीं हो गया थर्ड ऑप्शन। अब सेकंड सॉल्व करो तो बैठे क्यों? अब सेकंड सॉल्व करो। अब वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं? सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। देखो लीनियर इक्वेशन सेमी लीनियर इक्वेशन है, और सेमी लीनियर इक्वेशन में मेंशन किया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब, देखो एक चीज और बोल देता हूं, जनरली प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में, हमें बैठ के जैसे कॉमन मिस्टेक होती है क्या, यहां पर क्या गिवन है? एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। तो जब हम लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे dx अपॉन एक्स और dy अपॉन माइनस वाई। कॉमन मिस्टेक ये होती है। या फिर लास्ट ईयर पेपर देख लो, एग्जाम उठाकर, एग्जाम का लास्ट ईयर जो जून वाला पेपर हुआ, हम जनरली मैट्रिक्स की कैलकुलेशन किस पे करते हैं? m क्रॉस n पे करते हैं या नहीं करते? m क्रॉस n पे करते हैं, और वहां पे क्वेश्चन क्या चेंज किया? n क्रॉस m, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है उन्होंने, और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो बहुत सारे लोगों को गलत हुए। जैसे ये क्वेश्चन की मिस्टेक होगी कि यहाँ पे जनरली जल्दबाजी में जैसे क्वेश्चन रीड नहीं करोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले सबसे पहले ध्यान से पढ़ो कि क्या कि ये किसका कोएफिशिएंट है, ये किसका कोएफिशिएंट है? q, और ये p। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? dx अपॉन माइनस वाई इक्वल टू dy अपॉन एक्स इक्वल टू dz अपॉन z। तो जब फर्स्ट फ्रैक्शन कंसीडर करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहां से एक सॉल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर। ये सॉल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। ये सर्कल ही तो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर क्या है? 0 0, और ये हाँ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। किसने आंसर दिया? 1 आंसर किसने दिया? अब सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करके फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो यहां से y या फिर x इक्वल टू लिख सकता हूं c1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट।
यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, dy अपॉन अंडर रूट c1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन जेड, dz अपॉन जेड। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स y अपॉन c1 इक्वल टू लॉग z प्लस लॉग c2, लॉग z प्लस लॉग c2। यहां से इसकी वैल्यू अगर इसे लिख सकते हो लॉग z c2 साइन इनवर्स y अपॉन c1 की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। c1 की वैल्यू तो यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे इसकी सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो, ई की पावर साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू c2। तो इसे z इंटू ई की पावर माइनस साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूं c2, z इंटू c2। तो z इंटू ई की पावर साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, c2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन, ये मेरे पास सेकंड सॉल्यूशन, ये मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन, ये मेरे पास सेकंड सॉल्यूशन। तो मैं लिख सकता हूं z इंटू ई की पावर माइनस साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये सॉल्यूशन किस इनिशियल कर्व क्या गिवन है, u एक्स कोमा 0 इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स, u एक्स कोमा 0। तो x की वैल्यू क्या गिवन है, x, और y की वैल्यू क्या गिवन है 0, और z की वैल्यू क्या गिवन है साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स। यहां पे देखो अगर y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 0, e की पावर 0 1, z की वैल्यू साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स इक्वल टू y की वैल्यू 0। तो यहां पे क्या बचेगा, फाइव ऑफ एक्स। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया, नहीं मिल गया, कि फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स। तो यहां से जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो z इंटू ई की पावर माइनस साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां से क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन, साइन पाई बाई 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन पाई बाई 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें किस पॉइंट पे वैल्यू बतानी है, 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। तो z 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू ई की पावर y की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2। यहां पे वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 क्या आ जाएगा 1। तो यहां पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/2, सम करोगे तो 1 आएगा, इंटू साइन पाई बाई 4। और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 ई की पावर पाई बाई 4। तो z 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट 2 ई की पावर पाई बाई 4, पाई बाई 4। देखो उस बैच में अभी तक यहीं तक करा था, ठीक है, लेकिन एक चीज क्लास में बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, अगर नेट गेट की बात नहीं कर रहा हूं, नेट गेट के अलावा, नेट गेट एनबीएचएम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे सकते हो,
पूछ सकते हो, वो क्वेश्चन सबमिट कर दो, मैं क्लास में सॉल्व करा दूंगा, उसके सभी का ही बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन से किसी के पास तो सबमिट कर देना, मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अभी यहीं तक रखता हूं, अगली क्लास में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस का डिस्कशन करेंगे।